नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक क्लास कर ली थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। तो आज जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमको क्या सीखने को मिलेगा। इसमें हम आखेटक खाद्य संग्रह जीवन के बारे में जानेंगे, फिर पाषाण युग के बारे में बात करेंगे, फिर जो पर्यावरण में बदलाव हुए उनकी चर्चा करेंगे, आग की खोज कैसे हुई, कब हुई, ये बात करेंगे। नवपाषाण युग, खेती की शुरुआत और पहिए का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, कहाँ से क्या क्या मिला, तो इस अध्याय से हमको ये सब चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक जीवन के बारे में। देखिए, जो आरंभिक मानव की जानकारी के बारे में यदि हम बात करें तो हमने पिछले अध्याय में भी ये बात की थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव 20,000 साल पहले रहा करता था, उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो उसके साक्ष्य हमें नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। ठीक है, आज हम उन लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये नाम इन्हें क्यों दिया गया, तो ये नाम इन्हें इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये अपने भोजन का जो इंतजाम था, ये जिस विधि के आधार पर करते थे, उस विधि के आधार पर इनका नाम रख दिया गया। अब कौन सी विधि थी, तो ये लोग भोजन के लिए क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे और पौधे, पत्तियां, फूल, कंदमूल, जड़, इन सबको इकट्ठा करते थे। तो इसलिए आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि ये लोग खानाबदोश होते थे, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे। हमने ये भी चर्चा की थी कि इनके स्थान बदलने के क्या कारण थे। जैसे हमने बताया था कि कुछ समय बीतने के बाद एक स्थान पर भोजन स्रोत जो है वो समाप्त हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, नए स्थान की खोज में जाएंगे। तो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर निकलेंगे। वहीं क्या होगा कि जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ये सब तो हमको पता है। जैसे आपने देखा होगा, चिड़ियाएं भी काफी मौसम के अनुसार इधर उधर अपने स्थान परिवर्तित करती हैं। इसी तरीके से जानवर भी अपने स्थान बदलते रहते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग शिकार के नजरिए से इन लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा इन लोगों के लिए। ठीक है, तीसरी बात हमने ये भी की थी कि अधिकतर पौधे जो है वो मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, है ना। इसलिए कंदमूल, फल, बीज, ये सब समुचित मात्रा में पाने के लिए भी इन लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, फिर हमने ये बात की थी कि कुछ मौसमी नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब भी होते हैं, तो गर्मियों में सूख जाते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते होंगे कि पानी की तलाश में भी इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता रहा होगा। ठीक है, तो इनके एक स्थान पर न टिकने का क्या कारण था, वो हमने पिछली क्लास में बात की थी और आज भी उसकी हमने थोड़ी सी बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पाषाण युग के बारे में। कुछ बातें आपको पाषाण युग के बारे में जाननी चाहिए, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं पाषाण काल, पाषाण युग, या आप कह सकते हैं मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल। ठीक है, यानी कि मानव सभ्यता की दृष्टि से हम पाषाण काल को प्रारंभिक काल मानते हैं। ठीक है, और आपको एक दो फैक्ट इसमें यहाँ पे याद रखने हैं कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम 1863, तो ये आप याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, इन्होंने पल्वरम यानी कि मद्रास से प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पल्वरम मद्रास से प्राप्त किया था। और इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। ये बात आप इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, वहीं एक तथ्य आपको यह भी याद रखना है कि इतिहास का पिता हेरोडोट जो एक यूनानी लेखक है, इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अब ये ईसा पूर्व आपको समझ में आया होगा पिछली क्लास करने के बाद कि ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की। चलिए, अब इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इतिहास का हम वर्गीकरण कर सकते हैं प्रागैतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में। प्रागैतिहासिक में क्या था कि इस समय का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, समझ गए। यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप याद रखेंगे, आगे भी ये चीजें वापस आएंगी कि इस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। फिर जब हम आद्य ऐतिहासिक की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखित विवरण तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जब ऐतिहासिक की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखित विवरण भी है और ये पढ़ा भी गया है। ये स्पष्ट है, तो लिखित विवरण भी है और ये पढ़ा भी गया है।
ठीक है, तो इतिहास का पिता हमने आपको बताया हेरोडोट, ये आपको याद रखना है, यूनानी लेखक है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर हमने पाषाण युग के बारे में बात की, इतिहास का हमने वर्गीकरण आपको बता दिया। ठीक है, अब आरंभिक मानव जो था वो अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, और पत्थरों के इस्तेमाल के कारण ही जो युग का नाम पड़ा, क्या पड़ गया, पाषाण युग। पाषाण अर्थात पत्थर। ठीक है, पाषाण युग को भी 3 कालों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ठीक है, पुरा पाषाण युग के बारे में 1-2 बातें जान लीजिए। जैसे यहाँ आवास क्या था, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे। ठीक है, ये लोग क्या बिना कपड़ों के रहते थे, शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। कब, पुरा पाषाण युग में। यदि आपको पुरा पाषाण युग का समय याद रखना हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फिर भी यदि आपको पुरा पाषाण युग का समय याद रखना हो तो आप लिख सकते हैं 20,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 20,000 से 12 तक, ये आप याद रख लेंगे। यदि इसके बाद हम मध्य पाषाण की बात करें तो मध्य पाषाण का आप याद रख लेंगे 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नव पाषाण की जब हम बात करेंगे तो नव पाषाण का समय हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, पुरा पाषाण के बारे में बात की कि आवास क्या था, पेड़ के नीचे रहते थे, नदी किनारे रहते थे, ये लोग बिना कपड़ों के रहते थे और शिकार किया करते थे। चीजें स्पष्ट नहीं थी, शिकार किया करते थे अपना और भोजन की व्यवस्था करते थे। अब देखिए, अब शिकार के हिसाब से ही क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे शिकार करने के लिए क्या किया, पत्थर बनाए, है ना, पत्थरों से शिकार करते थे। तो ये जो चित्र है आपकी, जो आप देख रहे होंगे इस स्लाइड को, यहाँ पर पुरा पाषाण युग के औजार इस चित्र में है, ये यानी कि ये बड़े हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मध्य पाषाण युग में जो हम औजार देखते हैं उनका आकार जो है वो पहले की तुलना में छोटा हो गया है और ये अधिक तेज दिख रहे हैं। ठीक है, जब पुरा पाषाण युग के जहां भोथरे टाइप के हैं, यानी कि मोटे मोटे हैं, तीखे नहीं है, वहीं मध्य पाषाण युग में परिवर्तन आया। और सबसे आखिर में यदि आप देखेंगे इन हथियारों को, ये जो औजार है ये अधिक सुघड़ है और तेज लग रहे हैं। चीजें स्पष्ट हैं, यानी कि क्या होगा कि ये अब धीरे 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 इन हथियारों के माध्यम से, ये औजारों के माध्यम से ही छोटे छोटे पक्षियों तक का शिकार करने में सक्षम हो जाएंगे। बात क्लियर। पूर्व पाषाण युग के बारे में 1-2 बातें और जान के रखिए कि यहाँ पे आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों को आग का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहां से मनुष्य के अवशेष तो नहीं मिलते, लेकिन जो ये पत्थर के उपकरण हमने आपको दिखा, ये साक्ष्य के तौर पर मिलते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में रिसेंटली में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर क्या हुआ, खुदाई में अवशेष मिले हैं, जिनसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति जो थी वो 14 लाख वर्ष पुरानी है। क्लियर है। मध्य पाषाण युग में जो हमने ये छोटे छोटे औजार देखे हैं, इन्हीं औजारों के निर्माण के कारण, इन्हीं हथियारों के निर्माण के कारण इसको माइक्रोलिथिक कहा गया। ठीक है, अब जब औजार छोटे हो गए तो ये क्या करने लगे, ये पक्षियों का शिकार करने लगे। ठीक है, तीर धनुष का भी आविष्कार हो गया। अब तीर का आविष्कार हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, उड़ती जो छोटी छोटी चिड़िया होंगी, जो पक्षी होंगे, उनको भी मार गिराएंगे। बात स्पष्ट है। यहां तक पशुपालन की शुरुआत होने लगी, लेकिन जो पालतू इन्होंने सबसे पहले बनाया, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, वो था कुत्ता। ठीक है, जो आधुनिक कुत्ता है इसका भी जंगली रूप था, पूर्वज था वो। बातें स्पष्ट है। अब कुछ जो स्थान आएंगे वो मैं आपको आगे लिस्ट दे दूंगा कि कहां से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं नवपाषाण के बारे में। तो नवपाषाण में क्या, खेती की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको जो स्थान याद रखने हैं वो स्थान भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो स्थान की चर्चा भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, वहां पे मेहरगढ़ है, यहां से हमें गेहूं के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ये स्पष्ट हो गई, यहां से हमको गेहूं के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। वहीं लहुरा देव और कोल्डीवा जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे चावल का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। ठीक है, इसी तरीके से आप जो ये पुरास्थल है, जो कृषि के अवशेष मिले हैं, कहां से क्या क्या मिला है वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने कोल्डीवा की बात की, इसी तरीके से महागढ़ा की, गुटुगाल की, बुर्जहोम की, चिरांद के बारे में जानिए, हल्लूर के बारे में जानिए और पैमपल्ली के बारे में जानिए। तो ये जो लिस्ट है
इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवपाषाण की कुछ साइट हैं, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरान, दाऊदली, कोल्डीवा और हल्लूर और कोयम्बल दक्षिण भारत के हैं ये। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चीजें स्पष्ट है यहाँ तक कि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आते आते क्या हुआ, चाक का यानी कि पहिए का आविष्कार हो गया था। पहिए का आविष्कार होगा तो चीजें और सुगम हो जाएंगी इनके लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सामान ले जाना। वहीं मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होने लगा तो और भोजन सामग्री, जो खाद्य सामग्री है उसको बनाने में सुगमता आ जाएगी। आग के उपयोग की पूरी जानकारी नवपाषाण तक हो चुकी थी। ठीक है, गांव का निर्माण हो गया था, गांव का बसना शुरू हो गया था। ये जो हमने अभी बुर्जहोम के बारे में बात की, जो कश्मीर में है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मालिक है, मालिक मतलब जो व्यक्ति मरा, उसके साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, वहीं जब हमने अभी चिरांत के बारे में बात की, बिहार वाला, यहाँ पे हड्डी और इनके साथ साथ हिरण के सींग के साक्ष्य मिले हैं। बातें क्लियर? और इनसे क्या हुआ, इनके बने हुए औजार भी बड़े पैमाने पर यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में। देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, तथ्यात्मक है, होमो सेपियंस, यानी कि ज्ञानी मानव इसका मतलब होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति उच्च पुरापाषाण काल में हुई थी। उच्च पुरापाषाण काल के स्थल जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पहला कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिनका समय जो है, जो चित्र मिले हैं उनका समय लगभग माना जाता है यहाँ से 500, जो चित्र संख्या है लगभग 500 चित्र मिले हैं। कहां से? मध्य प्रदेश से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे पुरापाषाण काल के जो हमने नर्मदा नदी की बात की, वहां के हथनोड़ा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हथनोड़ा के महाराष्ट्र से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है। ठीक है, बातें स्पष्ट है यहाँ तक कि मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खेती की शुरुआत की बात हमने की। खेती के लाभ कुछ होंगे, क्या लाभ होंगे वो जानना बेहद जरूरी है। जैसे खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा भाई, खाद्य सामग्री जो है, भोजन सामग्री जो है, उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि जो शिकार और भोजन संग्रह पर जो निर्भरता थी वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम हो जाएगी। बातें स्पष्ट है। अब क्या हुआ कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए क्या होगा कि ये लोग उस फसल की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर टिक कर रहेंगे। ठीक है, तो यहीं से क्या हुआ होगा, यहीं से बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी। ठीक है, जब इनके पास भोजन आ गया, रहने के लिए एक ही परमानेंट स्थान हो गया, तो अब क्या होगा, भोजन इनके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी, या कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी कि जाके संग्रह करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खाली समय में अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान देंगे, और यहीं से क्या होगा, इससे वैज्ञानिक कला और भाषा की क्षमता का विकास होगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। यदि उनके जीवन की ये कुछ समस्याएं ही कम हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो लोग अपने को समय दे पाएंगे, अपना बौद्धिक विकास कर पाएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। देखिए, कुछ बातें और जान लीजिए। जैसे भोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज जैसे हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ से मिलता है, फसलों से मिलता है, या जो कुछ लोग शिकार भी करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज वाले जो हैं वो लोग खाते भी हैं। ये लोग भी क्या करते थे, अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा क्या करने लगे कि जो उगाते थे फसल उनसे प्राप्त करते थे, और जो पशु पालते थे उनसे भी। इसलिए इनके बारे में एक कथन का प्रयोग किया जाता है कि ये लोग क्या मानते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पालतू जानवर भी चलते फिरते भोजन के भंडार हैं। बातें क्लियर। अब खेती का लाभ ये होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही स्थान पर रहेंगे, क्योंकि इनको बीजों को फलों को भी उगाना है। बातें स्पष्ट हो गई। कुछ ऐसा है कि फसलों को, जैसे कुछ फसल है गेहूं और जौ, इनको क्या होगा कि जैसे धान की खेती से यदि हम कंपैरिजन करें तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत होगी, धान की खेती को गेहूं और जौ की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करेंगे कि ये ऐसे ही फसल विशेष क्षेत्र में रहने लगेंगे। यानी कि जो लोग धान उगा रहे हैं वो लोग ऐसे स्थान का चयन करेंगे जहां पे पानी प्रचुर मात्रा में हो, पानी की कोई कमी ना हो। ठीक है, जो गेहूं और जौ उपजा रहे हैं वो ऐसे स्थान पर भी रह लेंगे जहां पे पानी तुलनात्मक रूप से कम होगा।
ये स्पष्ट है। और खेती और पशुपालन की शुरुआत में भी ये देखा गया, जैसे जलवायु है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, बदलती रहती है, जिसके कारण ये लोग क्या करते थे, अलग अलग फसल विशेष में रुचि लेने लगे। यानी कि जलवायु के हिसाब से इन्होंने अपने फसलों को उपजाने का वो जो चयन था फसलों का, वो करने लगे। स्पष्ट है। अब इनको क्या करना है, अपने जो फसल उपजा रहे हैं उन पेड़ पौधों की उनकी देखभाल भी करनी है, ठीक है, जैसे चिड़िया और जो बाकी जानवर हैं उनसे सुरक्षा भी करनी है। तो यही कारण एक ये कहा जा सकता है, ये रहा होगा कि इन्होंने जो तीखे तीखे औजार थे वो बनाए होंगे। बातें स्पष्ट है, ताकि ये ठीक से उनकी रक्षा कर सके और ठीक से उनके बीज पक सके। तो यहीं से धीरे धीरे क्या हुआ, यहीं से धीरे धीरे ये लोग कृषक बन गए होंगे। बातें स्पष्ट है। अब इन्होंने क्या किया होगा, जानवरों को पालतू बनाने के लिए, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की होगी कि जो घास फूस है, पेड़ पौधे हैं या जो इनकी फसल है, उसको रख कर जानवरों को आकर्षित किया होगा और उनको पालतू बनाया होगा। भेड़ बकरी जैसे इन्होंने पालतू बनाए होंगे, ठीक है। एक तो वो घर की, अब जैसे कुत्ता है घर की सुरक्षा भी करेगा, और यदि इनको समझ लीजिए आपातकालीन समय में जरूरत पड़ी तो वो भोजन भी बनेगा। इसी तरीके से भेड़ बकरी भी है, ठीक है। तो ये किसान बन गए और इसी तरीके से समय के साथ धीरे धीरे ये लोग पशुपालक भी बन गए। चीजें यहाँ तक की स्पष्ट है, यहाँ तक की बातों में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब शुरुआती कृषक और जो पशुपालक थे उनके बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। जैसे जो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र है, जो आप कह सकते हैं आधुनिक कश्मीर है, वहां पे पूर्वी और दक्षिण भारत में शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ, एक तो पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, माफ कीजिए, यानी कि आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में किसके साक्ष्य मिले हैं, शुरुआती कृषक और जो पशुपालक रहे हैं उनके, ठीक है। जिनमें से जो स्थान थे वो स्थान हमने आपको बताए, वो स्थान पे आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो साक्ष्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआती एक दो जो अति महत्वपूर्ण है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे जो अनाज और हड्डियां, जैसे गेहूं जो और भेड़ बकरी की हड्डियां, ये स्थान कौन सा हो गया, मेहरगढ़, ये आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। चावल और अन्य जानवरों की हड्डियां कहां से, कोरलीवा से, यानी कि आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है वहां से। गेहूं, चने, अब इसी तरीके से जो और वो बैल, इनके साक्ष्य कहां से मिले, वो चिरान से, यानी कि जो आज का वर्तमान का बिहार है वहां से, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको लिस्ट दी है, जो टेबल दी है, उस टेबल को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में एक दो बातें ये भी कही जाती हैं कि इनके अपने भी धीरे धीरे समय के साथ रीति रिवाज विकसित हुए होंगे, ठीक है। जैसे विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि ऐसे लोगों का, ऐसे स्थानों का जब वो अध्ययन करते हैं तो इन्होंने पाया है कि जो कृषक और पशुपालक है, ये लोग समूह में रहते थे, इन्हें आप जनजाति भी कहते हैं। तो विद्वानों ने ये पाया है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो रीति रिवाजों को मानते थे। बातें क्लियर है। अब ये रीति रिवाज कैसे हैं, तो ये रीति रिवाज पहले से ही प्रचलित भी हो सकती हैं। जैसे कैसे रीति रिवाज हो सकते हैं कि या तो शिकार करने जा रहे थे, पहले मान लीजिए पशुपालक बनने से पहले, कृषक बनने से पहले ये लोग शिकार करने जा रहे थे, तो शिकार करने जाने से पहले कोई परंपरा है वो विकसित हुई, तो फिर वो चलती गई और विकसित होती गई, ठीक है। इसी तरीके से जब किसी ने पहली बार फसल उपजाई होगी तो उन्होंने कोई उत्सव मनाया होगा, जब पहली बार फसल काटी होगी तब कोई उत्सव मनाया होगा, और वो जो उत्सव थे वो धीरे धीरे समय के साथ विकसित होते चले गए, ठीक है। तो जनजातियों की भी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, ये आपको याद रखना है, और बहुत विविध होती हैं, और ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनमें उनकी भाषाएं शामिल हो सकती हैं, उनका अपना संगीत शामिल हो सकता है, उनकी अपनी कहानियां शामिल हो सकती हैं, उनकी अपनी चित्रकारी भी शामिल हो सकती है, ठीक है। इन लोगों के अपने देवी देवता भी होते होंगे, ऐसा माना जाता है। चीजें स्पष्ट हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। यदि आपको कोई समस्या लगी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप टेलीग्राम पे आके मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम उसके बारे में अगली क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।